नमस्कार। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। लगातार बिना किसी गठबंधन के अकेले चुनाव लड़ने का दावा करने वाली मायावती के सुर क्या 2027 के चुनाव से पहले बदलने लगे हैं? दरअसल रविवार को लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की एक हाई प्रोफाइल बैठक हुई। अपनी हर बैठक में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और कई बार बीजेपी पर तीखे तीर चलाने वाली मायावती ने इस बार पूरी तरह चुप्पी साध रखी थी। ना कोई हमला, ना कोई तंज। अब इसे इस बात से जोड़िए कि कुछ दिन पहले कांग्रेस के दो बड़े दलित नेता बिना बुलाए मायावती के दरवाजे पर पहुंच गए थे, जिन्हें बैरंग लौटा दिया गया। सब मान रहे थे कि रविवार की बैठक में बहन जी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की इस हरकत पर दहाड़ेंगी, लेकिन वो खामोश रही और ये रहस्यमयी खामोशी भविष्य के किसी खेल का संकेत देती हुई सबको नजर आई। क्या बिना गठबंधन 2027 चुनाव में जाने की आशंकाएं मायावती को फैसला बदलने की राह पर ला रही हैं? क्या पर्दे के पीछे यूपी के साथ साथ पंजाब और उत्तराखंड के लिए भी कोई खिचड़ी पक रही है? यही नहीं, मायावती ने इस बार टिकट बंटवारे का फॉर्मूला भी पूरी तरह पलट दिया है, जिसके बारे में हम आपको कार्यक्रम में आगे बताएंगे। यानी कुमार अभिषेक से पूछेंगे, जो हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर कुमार अभिषेक। लेकिन क्या मायावती का ये बदला हुआ अंदाज और नई सोशल इंजीनियरिंग 2027 में बसपा को नया जीवन दान दे पाएगी, या फिर जो बीजेपी और सपा का दो ध्रुवीय चुनाव बन चुका है यूपी का चुनाव, उसके चलते बहुत देर हो चुकी है मायावती के लिए? ये तमाम सवाल पूछेंगे। तो कुमार अभिषेक, सबसे पहला सवाल तो समीक्षा बैठक का ही है, चूंकि आपने उस पर रिपोर्ट भी की और सब लोग हम ये उम्मीद कर रहे थे कि जो हालिया घटनाक्रम हुए हैं उन पर मायावती की तरफ से कुछ बड़े बड़े रिएक्शन आएंगे, लेकिन उन्होंने ना अखिलेश का नाम लिया, ना कांग्रेस पार्टी का नाम लिया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के अपने दरवाजे पर आने वाली घटनाक्रम को भी जिक्र नहीं किया। तो क्या इस खामोशी को किसी गुप्त रणनीतिक संकेत के तौर पर देखना चाहिए? बहुत शुक्रिया नीरज। सबसे पहली बात तो मायावती की ये जो मीटिंग थी, दरअसल ये मीटिंग थोड़ी अनयूजुअल मीटिंग मुझे नज़र आई। अमूमन मायावती ऐसी मीटिंग करती नहीं है। वो जब भी मीटिंग करती हैं तो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधन देने के बाद निश्चित तौर पर जो भी विपक्षी पार्टी है, जैसा भी आपने बताया, सपा पर सबसे ज़्यादा हमलावर, कांग्रेस पर उससे कम और फिर बीजेपी पर थोड़े कम, ऐसा माना जाता है। कभी कभी बीजेपी पर भी बहुत हमलावर। लेकिन ये अपने आप में ऐसी मीटिंग थी जिसमें मायावती ने किसी के बारे में कुछ नहीं कहा। तो इसके कई मायने हैं। एक तो मायने, अच्छा, इसके अलावा इसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी कर दी अपने संगठन को लेकर के, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सब ऐसी अनयूजुअल चीजें थी जो उम्मीद नहीं की जा रही थी। जैसे जब कुछ दिन पहले जब कांग्रेस पार्टी के दोनों नेता पहुंचे थे, तो जैसा आपने बताया कि ये उम्मीद की जा रही थी कि कुछ ना कुछ तो मायावती कहेंगी, यूं ही नहीं छोड़ती मायावती किसी को। छोटी छोटी सी भी बात अगर किसी ने उनके खिलाफ बोला या फिर उनके प्रति किसी ने कुछ अच्छा भी किया, तो वो अपने प्रेस रिलीज के जरिए या अपने नेताओं के साथ बातचीत में उसका जिक्र जरूर करती है। तो जब इतनी चीजें हुई और कुछ नहीं हुआ तो लोगों का चौंकना लाजमी था, लोग चौंके भी। और यही माना जा रहा है कि मायावती इस वक्त एक ऐसे फेज से गुजर रही हैं जब वो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। देखिए, वो कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी ये तो बहुत कुछ भविष्य पर निर्भर है, बहुत कुछ ऐसी चीजों पर निर्भर है, कुछ अनकही चीजें हैं, उस पर निर्भर है कि क्या वो गठबंधन कर पाएंगी या नहीं। लेकिन एक गठबंधन की बात उनके पार्टी के भीतर चल रही है कि हमें 2027 में अकेले नहीं चलना चाहिए। और उसके पीछे की कई वजह है नीरज। पार्टी का अस्तित्व है, पार्टी के राष्ट्रीय जो उसका दर्जा है उसकी बात है। इसके अलावा अगर जब राष्ट्रीय दर्जा की बात होगी तो आपके चुनाव चिन्ह की भी बात होती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बैक ऑफ माइंड उनके हैं। और ऐसी स्थिति में जब दल लालायित थे उनके साथ आने को, इस स्थिति में भी, क्योंकि आज भी उनके पास तकरीबन 9% वोट, उनका अपना ठोस वोट बैंक है, और वो यहां से भी टेक ऑफ करेंगी और अगर किसी गठबंधन साथी को लेकर के चलती हैं तो समझिए कि उनका टेक ऑफ एक बड़े टेक ऑफ जैसा हो सकता है। ये उनको भी मालूम है, उनके कार्यकर्ताओं को भी मालूम है। लेकिन अगर वो अकेले जाती हैं
तो फिर उनके लिए 2027 नामुमकिन है। मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। और मुझे लग रहा है कि चाहे उनके पार्टी के कैडर की बात हो या मायावती के अपने उनके जो इर्द गिर्द के जो जितने लोग हैं वो सभी इशारों में ही सही इस बार की ओर बात कर रहे हैं कि अब बहन जी को बदलना चाहिए, बहन जी को अब थोड़ा गठबंधन की तरफ सोचना चाहिए। तो क्या मायावती यही सोच रही हैं? मुझे लगता है शायद यही सोच रही हैं। और अपने दर्शकों को हम बता दें कि दरअसल 2007 से 2012 तक मायावती ने जब सरकार चलाई, 2012 में सत्ता से बाहर हुई, 2027 तक 15 साल बीत चुके होंगे। इन 15 सालों में जो सबसे अच्छा चुनाव मायावती ने लड़ा वो 2019 का था, और उसमें वो गठबंधन में थी समाजवादी पार्टी के साथ। यानी गठबंधन में लड़ने वाली बात कोई बेबुनियादी बात नहीं है कि जिसका कोई आधार नहीं है। पिछले 15 साल के, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, उनका सबसे अच्छा चुनाव वो है जो वो 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ लड़ी, 10 सांसद लेकर आई। उसके अलावा लगातार प्रदर्शन गिरा है। मायावती देश भर में चुनाव लड़ती हैं और पूरे देश में उनका प्रदर्शन लगातार गिर रहा है। वो हरियाणा में चुनाव लड़ती हैं, बिहार में चुनाव लड़ती हैं, तमिलनाडु में चुनाव लड़ती हैं। अभी जो हम पंजाब और उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, तो चलिए मैं उस पर आ जाता हूं कि अब यूपी के चुनाव के साथ साथ उत्तराखंड और पंजाब में भी चुनाव है। पंजाब वो सूबा है जहां से बहुजन समाज पार्टी शुरू हुई, काशीराम वहीं से आते। तो ये उस चुनावी गणित को देखते हुए लोग कांग्रेस पार्टी के साथ एक बड़ा तालमेल, एक बड़ा समीकरण देख रहे हैं बसपा का बनता हुआ। और मायावती का कुछ ना कहना तनुज पूनिया और राजेंद्र गौतम के उस वाकये के ऊपर वो उसको सीधा जोड़ कर देख रहे हैं। तो क्या कोई सौदेबाजी चल रही है क्या अखिलेश यादव पर दबाव बनाने की, या मतलब कि अखिलेश यादव से कांग्रेस को अपनी तरफ लाने की, या कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई दबाव बनाने की रणनीति? इन तीनों पार्टियों के भीतर कुछ चल रहा है क्या? देखिए नीरज, जब गठबंधन की बात कांग्रेस से होती है तो जो जानकार हैं, जो जो दोनों पार्टियों को अंदर से समझते हैं, उनसे भी जब मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि अगर आप अकेले उत्तर प्रदेश में गठबंधन को देखेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कांग्रेस भी वैसी स्थिति में नहीं है कि अगर वो मायावती के साथ टाई अप भी कर ले तो उसके पास अपना कैडर कहाँ है, उसके पास अपना संगठन कहाँ है। वो तो फिर मायावती या बसपा के कंधे पर सवार होगी। लेकिन अगर आप लार्जर सिनेरियो में देखेंगे, बड़े कैनवास पर देखेंगे, जब बसपा कांग्रेस का गठबंधन पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में एक साथ होगा, तभी ये गठबंधन कोई बड़ा फलीभूत गठबंधन साबित हो सकता है। देखिए पंजाब में ठीक है, इस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार है, कांग्रेस वहां पर विपक्ष में है, लेकिन पंजाब आसान सब किसी के लिए नहीं है। फोर कॉर्नर इलेक्शन की बात की जा रही है। ऐसे में वहां पर अगर सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है और उसमें कोई गठबंधन बनता है जिसमें कांग्रेस और बसपा, खास करके जो वहां पर कांग्रेस का अपना वोट बेस है, और प्लस जो कहा जाता है 30% से के आसपास या 30% से ज्यादा वहां दलित वोटर्स हैं, जो बहुत बड़ा बेस बसपा का रहा है, तो वो कांग्रेस को दिखाई दे रहा है, मायावती को भी वो दिख रहा है। क्योंकि फिर अल्टीमेटली बात आती है राष्ट्रीय पहचान की, राष्ट्रीय पार्टी के लिए जो जरूरत है उसकी। अगर आप उत्तराखंड चले आए, उत्तराखंड में भी अगर आप देखें तो ऐसी है कि वहां पे अगर आप देखें तो दलितों की बड़ी आबादी है। बसपा वहां अच्छा करती रही है, और बसपा के गठबंधन के साथ कांग्रेस एक फॉर्मिडेबल फोर्स वहां भी हो सकती है। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश आएंगे तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और बसपा पश्चिम में तो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी इस तरीके से मजबूत है कि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश छोड़ दें तो बाकी उत्तर प्रदेश में भी वो समाजवादी पार्टी के वो बीएसपी के साथ एक बड़े गठबंधन की तरफ जा सकती है? देखिए इस पर लोगों का कहना है कि भाई उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मायावती के लिए ऑफर करने को क्या है, जब वो सपा के साथ हैं और इन्होंने इतना बढ़िया गठबंधन में सीटें जीती, बीजेपी को हराया, तो ये सोच लेना कि अचानक से सपा बसपा कांग्रेस और सपा अलग हो जाएंगे और कांग्रेस पार्टी बसपा के साथ चली जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन एक बुके अगर हो कि भाई आप पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश तीनों में आप साथ चलेंगे, तब ये गठबंधन की सूरत दिखाई देती है। वैसे यूपी का कोई भी गठबंधन
अगर आप समाजवादी पार्टी को छोड़ करके चलाएंगे तो शायद उतना फ्रूटफुल नहीं होगा। फिर बीजेपी के लिए बड़ा केक वॉक सी स्थिति दिखती है कि फिर 3 कॉर्नर्स चुनाव हो जाएंगे। और कांग्रेस पार्टी नेचुरल निश्चित तौर पर वो चाहती है कि जो रीजनल पार्टियां हैं कमजोर हो ताकि उनका उभार हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस वक्त कांग्रेस और सपा का गठबंधन छोड़ करके कांग्रेस का बसपा की तरफ सीधे चला आना मुझे दिखाई नहीं देता। मैं इसको एक लार्जर बुके के तौर पर देख रहा हूं। अगर ये होता है बसपा कांग्रेस का गठबंधन दिख रहा है। दरअसल बहुत महत्वपूर्ण बात आपने रीजनल पार्टीज वाली कही, क्योंकि खास तौर पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार और तमिलनाडु में स्टालिन की हार के बाद देश भर में एक ये नैरेटिव भी चला कि रीजनल पार्टीज एक एक करके खत्म हो रही हैं और चुनाव जो है वो मुख्यतः बीजेपी का गठबंधन और कांग्रेस का गठबंधन, इन दोनों गठबंधनों के बीच में हो रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव इस नज़रिए से है, मायावती की पार्टी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण, हालांकि वो एक राष्ट्रीय पार्टी है चुनाव आयोग में के दर्जे के हिसाब से। अब उनकी सोशल इंजीनियरिंग पे आते हैं। मायावती ब्राह्मण समाज को खास तवज्जो दे रही हैं और इस मीटिंग में भी उन्होंने खास तवज्जो देने की बात कही है। खाली मीटिंग की बात नहीं है दोस्तों, दरअसल जब एक फिल्म के टाइटल पर ब्राह्मण समाज नाराज हुआ तो मायावती का वहाँ रिएक्शन आया उसकी हक में। यूजीसी के मुद्दे पर जब ये जो तथाकथित अपर कास्ट जिसे हम कहते हैं वो नाराज़ हुई तो भी मायावती जो है वो उनके साथ आई, अपने एक कह सकते हैं कि अपनी पूरी पॉलिटिक्स में एक यू टर्न लेते हुए वो उस तरफ आई और उसे भी ब्राह्मण समाज के साथ जोड़कर देखा गया। तो मायावती ब्राह्मण समाज को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। वो समाज जो अब तक के चुनाव में, अगर हम नाराजगी की बात छोड़ दें, चुनावी आंकड़ों पे जाएं तो 90% वोट बीजेपी को देता है। अब उस नाराजगी पर अगर आ जाएं तो वहाँ अखिलेश यादव वहाँ उन्हें साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो मायावती का ये पुराना दलित ब्राह्मण सोशल इंजीनियरिंग फार्मूला, इसमें कितना दम नजर आता है आपको 2027 के लिए? देखिए, एक बात सही है कि 2007 में ब्राह्मणों ने अपना गठबंधन बनाया था दलितों के साथ और उसका फल भी मिला। 5 साल सरकार चली, लेकिन सचमुच उसके बाद गंगा में बहुत पानी बह गया, बहुत कुछ बदल चुका है। अब उस समीकरण को दोबारा से एक विनिंग कॉम्बिनेशन के तौर पर देखना मुझे लगता है आज के समय में बहुत सही नहीं होगा। लेकिन ब्राह्मणों की एक नाराजगी ऐसी है जो इस वक्त वो बीजेपी के कुछ मुद्दों को लेकर इतने खफा हैं कि वो बीजेपी से को वोट नहीं करना चाहते। मैं उसमें कह सकता हूं कि एक तबका ऐसा है जो इतना नाराज है, खास करके यूजीसी को लेकर के और ऐसे कुछ इश्यूज को लेकर के। और मायावती को लगता है कि ऐसा समय है 2022 में और 2024 में, 2022 में खास करके उन्होंने ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश की थी, ब्राह्मण सम्मेलन भी किए थे, लेकिन ब्राह्मण नहीं आए। लेकिन इस बार उन्हें लगता है कि जो ये नाराजगी है इसको भुनाया जा सकता है और पहले उनका प्रयोग इसमें सफल रहा है। तो अपनी मीटिंग में उन्होंने जो बातें रखी, देखिए जो उनका अपना दलित वोट बेस है उसमें उन्हें बहुत ज़्यादा लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं है, वो आज भी इंटैक्ट है। और अगर थोड़ा कोशिश करेंगी तो जो उनका छिटका हुआ वोट बैंक है दलितों में वो भी आ सकता है। लेकिन उन्हें लगता है कि अगर हमने ब्राह्मणों को जोड़ लिया और ब्राह्मणों के एक तबके को ही जोड़ लिया तो एक बड़ा कोalition उनके हिसाब से बन सकता है। और परसेंटेज के हिसाब से लगभग 30% के करीब वोट हो जाता है अगर पूरा दलित और पूरा ब्राह्मण जोड़ लिया जाए। उन्हें लगता है कि अगर एक ये माहौल बनने की बात हो कि अगर माहौल बने, इसीलिए अगर देखें तो उन्होंने अपनी मीटिंग में कहा है कार्यकर्ताओं से कि भाई जो बड़े चेहरे हों, जो ऐसे चेहरे हों जो जीतने वाले चेहरे हों, जो जिनका अपने समाज पर प्रभाव है, जो नाराज भी हों, ऐसे लोगों को आप जोड़ें, हर हाल में उनको जोड़ें। और एक बात और उन्होंने कह दी कि भाई पहले जो चर्चा होती थी कि कोई बहुत सक्षम है तभी वो बसपा की तरफ आएगा तो उसके साथ साथ सक्षम यानी आर्थिक रूप से बहुत सक्षम है तभी शायद वो बस। तो उन्होंने कार्यकर्ताओं कहा है कि आप सिर्फ ऐसे लोगों को ढूंढ करके लाइए जो जिनका प्रभाव हो, जो वोट वाले हो, जो हमारे साथ मिलकर जिनका एक कॉम्बिनेशन बन सके। तो एक इशारा उन्होंने किया है कि ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए वो उस हद तक भी जाने को तैयार है कि बहुत हद तक आर्थिक पक्ष पर भी कॉम्प्रोमाइज कर सकती है। उन्होंने अपने काडर को कहा है कि भाई जो काडर है, जमीनी काडर है, वो आए लड़े, हमें उससे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो लड़ने वाला हो। तो
मायावती जमीन पर तैयारी कर रही है। देखिए, लेकिन जिस तरीके से उनका वोट बैंक डिप किया है, इस वोट बैंक को उठाना आसान नहीं है। अपने लोग जो टूट करके गए हैं, जो छूट गए हैं, उनको जोड़ना बहुत मुश्किल है। उसी तरीके से दूसरी बिरादरियों को जोड़ना मुश्किल है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि मायावती कई फ्रंट पर इस वक्त सोच रही हैं कि गठबंधन बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, एक बार फिर अकेले चला जाए। और अकेले चलने का जो उनका फैसला होगा, मुझे नहीं लगता कि उनका अकेला फैसला होगा। अकेले लड़ने के पीछे की बहुत सारी दूसरी वजूहात भी। बिल्कुल। आपने ब्राह्मण के साथ साथ जो बात कही कि वो सुरक्षित सीटों पर, यानी कि जो एससी के लिए सुरक्षित सीटें होती हैं, वहाँ पर मेहनती काडर को उतारा जाएगा। जीतने वाले, विनेबिलिटी फैक्टर, ये शब्द का इस्तेमाल अखिलेश यादव करते हैं जब उनसे कहा जाता है कि आप कितनी सीटें कांग्रेस को दोगे, तो विनेबिलिटी फैक्टर देखा जाएगा। यहाँ मायावती कह रही हैं, मायावती की पार्टी में लंबे समय से बात चलती है कि वहाँ टिकट पाने के लिए जो है वो विनेबिलिटी से ज़्यादा दूसरे कई हाँ, पहलू होते हैं, आर्थिक पहलुओं पक्ष की बात होता होती है, है। ये रहता है। तो अब ये एक बड़ा बदलाव है। तो क्या हम इसको देखें कि मायावती राजनीति की इस बदलती धारा को पहचान रही हैं कि भाई अब वो पुराना वक्त नहीं रहा, अब चंद्रशेखर की शक्ल में उनके कोर वोट के अंदर सेंध लगाने वाला एक नेता, एक पार्टी है। उनके कोर वोट में राहुल गांधी जैसा राष्ट्रीय नेता पिछले कई सालों से दलित फोकस, दलित आउटरीच जिसे राहुल गांधी का माना जा रहा है, वो कर रहे हैं। यानी वो पहले वाली बात नहीं है कि हाथी का चुनाव चिन्ह देखा और मोहर लगा देगा। ये इस मायावती क्या इससे एक इनसिक्योरिटी, असुरक्षित महसूस कर रही हैं और इस पहचान रही हैं होते हुए इस बदलाव को? तो देखिए, निश्चित तौर पर मायावती को लग रहा है कि चंद्रशेखर एक बड़े फैक्टर बनकर उभर चुके हैं, और अगर उनको भी रोकना है तो मायावती को कुछ अलग से करना ही होगा। अगर आप सोचें, मायावती अलग लड़ने का उन्होंने फैसला ले लिया, जो कि अभी तक उनका स्टैंड यही है, और चंद्रशेखर ने कोई बड़ा गठबंधन बना लिया, तो फिर क्या होगा? अगर कांग्रेस, सपा और चंद्रशेखर का कोई गठबंधन बन गया, तो आप समझिए फिर तो बहुत हद तक बसपा के भीतर एक निराशा फैल जाएगी कि भाई हमारा बचा खुचा भी जो हमारी पार्टी का काडर है वो कहां जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि मायावती इन सब चीजों को अभी देख रही हैं, और चंद्रशेखर बहुत तेजी से ग्राउंड गेन करते जा रहे हैं, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से युवाओं में लोकप्रिय हो रहे हैं, जिस तरीके से हर शहर हर घटना पर वो पहुंच जाते हैं, सीधा प्रशासन को और सरकारों को ललकारते हैं, तो ये एक अपील युवाओं में बढ़ रही है। पहले जो बसपा का काडर था वो सीधे भिड़ने की बजाय वो अपनी बात करता था कि हमें संगठित होना है और हमें जीत करके उस चीज को पाना है। लेकिन चंद्रशेखर ने एक नया मॉडल दे दिया है, और वो मॉडल सड़क का मॉडल है। तो ये जो लड़ाका मॉडल है ना, ये बड़ा अपील कर रहा है जो दलित यूथ है उनमें। तो मायावती को इसका भी एक, मुझे लगता है, एक डर है कि हम कहीं गठबंधन में भी पीछे न छूट जाएं, कि मैं अकेला अकेला करती रहूं और कोई चंद्रशेखर जैसे गठबंधन को, आज भी देख लीजिए, वो एक अकेले सांसद हैं, लेकिन सांसद तो हैं लोकसभा में, उनकी आवाज तो है। और मुझे लग रहा है कि अगर साधने की कोशिश कई दल कर रहे हैं तो चंद्रशेखर को भी कर रहे हैं। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो पूरे इस आप बैकड्रॉप में देखेंगे तो बैक ऑफ माइंड मायावती के चल रहा है कि गठबंधन को करना है तो भाई अपनी जो एक बड़ी पार्टी का जो एक बड़ा काडर है, एक बड़ी जो छवि है, उसको लेकर के कैसे आगे चला जाए। और रही बात जो उनके अपने एससी वोटर्स हैं, उसमें भी ये मैसेज देने की कोशिश है कि भाई हर चीज सिर्फ आर्थिक पक्ष नहीं है। कोई अगर गरीब ऐसा काडर, मिशनरी काडर जो है, जो इतने सालों से लगा हुआ है, उसको भी जगह मिलनी चाहिए। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपका आर्थिक रूप से मजबूत होना या टिकट खरीदने जैसी बात ही नहीं है। तो इसमें कुछ हद तक मेरा मानना है कि आकाश आनंद का भी रोल है, क्योंकि पिछले कुछ समय से वो इस चीज की पार्टी के भीतर वकालत करते रहे हैं कि जो भी जमीन पर मजबूत या अच्छा अपना काडर है उसको आगे लाया जाए। तो हो सकता है कि मायावती के भी दिमाग में ये सब चीजें चल रही हो। अब देखिए क्या होता है। चलिए, तो सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको और जिसे कहते हैं कि स्लो गार्स की तरफ लेके जाता हूं अपने इंटरव्यू को,
कि हम 2024 के चुनाव को जब देखते हैं, जिसको सबसे बड़ा एक हम माइलस्टोन मानते हैं, बीजेपी वर्सेस अदर पार्टीज, और उत्तर प्रदेश उस माइलस्टोन में भी स्पेसिफिक माइलस्टोन हो जाता है कि जहां बीजेपी को बड़ा झटका लगा। लेकिन आप महाराष्ट्र देखिए, आप पश्चिम बंगाल देखिए, तो इस तरह के आप हरियाणा जैसा स्टेट भी देख सकते हैं। बहुत सारी जगहें हैं जहां पर 2024 में बीजेपी को झटका लगा, मतलब उत्तर प्रदेश से काफ़ी कम, लेकिन फिर भी उम्मीदों से कम अगर वहाँ सीटें आई, तो बीजेपी ऐसा लग रहा था कि जैसे जिद के तहत विधानसभा चुनावों में वहाँ लौटी। महाराष्ट्र में सफाई कर दिया बीजेपी वाले गठबंधन ने, शरद पवार जैसी पार्टी हाशिए पर चली गई। हरियाणा चुनाव देखिए, वहाँ पर चौटाला फैमिली, देवीलाल की परिवार की फैमिली, जो दो रीजनल पार्टीज रहती हैं दौड़ में, हाशिए पर चली गई। मायावती उनके साथ मिलकर लड़ी थी वहाँ पर। हम पश्चिम बंगाल में देखते हैं तो टीएमसी वर्सेस बीजेपी, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी या लेफ्ट पार्टियाँ बिल्कुल इक्के दुक्के पर चली गई। अब उत्तर प्रदेश में भी ये माना जा सकता है इस पैटर्न के हिसाब से कि बीजेपी जो है वो अपनी फुल फोर्स के साथ वापस आएगी। तो मायावती की बदली हुई भाषा, सोशल इंजीनियरिंग के नए फॉर्मूले, नया रुख, इन सब को ध्यान में रखते हुए भी फाइनली आपको क्या लगता है कि मायावती किसी भी सूरत में कोई तिकोण बना पाएंगी, या ये एक दो ध्रुवीय चुनाव ही है, बीजेपी वर्सेस अखिलेश, बाकी उनके साथ जो जुड़ता रहे बीजेपी के साथ, जो जुड़ता रहे अखिलेश के साथ? देखिए, मेरा मानना है कि अभी तो ये दो ध्रुवीय चुनाव है। बीजेपी बनाम जो इंडिया गठबंधन आप कह लीजिए, आज के समय में तो यही है, और आगे भी बहुत बदलाव मुझे तब तक नहीं दिखाई दे रहा है जब तक मायावती का कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं हो जाए, या जिस गठबंधन की हमने बात की वो गठबंधन बड़े स्तर पर कोई गठबंधन ना बन जाए। देखिए, एक बात तो तय है कि अगर आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो ठीक है, पूर्वांचल में अखिलेश यादव बहुत मजबूत है, अवध में भी कांग्रेस और अखिलेश मिलकर के काफी मजबूत है, बुंदेलखंड में भी इनकी मजबूती है, रोहेलखंड, और अगर आप कानपुर से चले आए फिरोजाबाद फर्रुखाबाद तक, वहां भी सीधी लड़ाई इनके बीच में है। लेकिन आगरा से लेकर के पूरा पश्चिम का इलाका, और इधर आप बरेली के बाद जब शाहजहांपुर के बाद आगे बढ़ते हैं, रामपुर से मुरादाबाद के बाद से आप पूरे सहारनपुर तक चले आए, मुझे लगता है कि इस इलाके में समाजवादी पार्टी कमजोर है, और ये एक बहुत बड़ा इलाका है, बहुत सीटें हैं इस इलाके में, तकरीबन 1/3 सीटें आप देखेंगे तो इस इलाके में आपको मिलेंगी, और ये वो इलाके हैं जहां दलित और मुसलमानों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। अकेले ये दोनों मिलकर के तकरीबन 40% हो जाते हैं। तो अगर कोई कॉम्बिनेशन ऐसा बनता है तो भी कांग्रेस और बसपा सिर्फ इस इलाके में अपना प्रभाव डाल सकते हैं। अगर कांग्रेस और बसपा बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ जाएंगे तो शायद उतना प्रभाव नहीं, लेकिन एक नैरेटिव का, एक विमर्श का असर पड़ता है। अखिलेश यादव को अकेला छोड़ना मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी भी छोड़ेगी, ना ही अखिलेश यादव चाहेंगे कि कांग्रेस अलग हो। हाँ, ये जरूर है कि दोनों के बीच में आज के समय भी मैं देखता हूँ कि कोई बहुत आपस में बातचीत के दरवाजे ऐसे खुले हों या दोनों एक दूसरे से मिल रहे हो, ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री भी कोई बहुत खास दिखती नहीं। हाँ, टॉप लीडरशिप की केमिस्ट्री आपस की ठीक है, चाहे वो पार्लियामेंट में हो या फिर राहुल प्रियंका के लेवल पर और अखिलेश यादव के लेवल पर, लेकिन नीचे के लेवल पर फिलहाल कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये कोऑर्डिनेशन चुनाव के पहले ही बनेगा, उस वक्त ही वार्ताकार तय होंगे और दिखाई देगा। मगर मेरा मानना है कि आज के समय में मायावती का कोई बहुत बड़ा फैसला ही चौंकाने वाला होगा। कोई बड़े गठबंधन को अगर साथ लेंगी, या अगर आप फर्ज मान लीजिए कि कांग्रेस, सपा और बसपा आ जाए, तब एक बड़ी बात हो सकती है। लेकिन ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में भी गठबंधन बनेगा तो बीजेपी के लिए ये चुनाव बहुत मुश्किल नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि 2024 लोगों ने देखा है, और कांग्रेस, सपा और दूसरी पार्टियां अगर बीजेपी के सामने होती हैं तो ये अच्छा मुकाबला जरूर होगा। तो दोस्तों, 2027 का जो लोकसभा चुनाव है, असल में माफ़ कीजिएगा, 2027 का जो यूपी विधानसभा चुनाव है, असल में वो 2029 के लोकसभा चुनाव की एक ज़मीन तैयार करेगा।
और इस नज़रिए से ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये उत्तर प्रदेश वो स्टेट है जो हम बार बार कहते हैं कि जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं। बीजेपी का सर्वाधिक लोकप्रिय चेहरों में से एक योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम हैं। बहुत बड़े स्टेक्स लगे हुए, राम मंदिर उत्तर प्रदेश में आता है जो बीजेपी की राजनीति का लंबे समय तक आधार रहा। बहुत बड़े बड़े स्टेक्स लगे हुए हैं इस चुनाव पर, इसलिए अभी जैसे जैसे वक्त बीतेगा, चुनाव और पास आएंगे, हमें उत्तर प्रदेश की राजनीति में उठापटक, करवटें, बदलाव देखने को मिलते रहेंगे जिन पर हमारी नज़र रहेगी। हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए कुमार अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। दोस्तों, आज के लिए नमस्कार।